स्वागत है आपका जीसी ऑनलाइन सेंटर में और मैं हूं AK मौर्य और आप देख रहे हैं जीसी ऑनलाइन ट्यूटर्स। स्टूडेंट, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि NCERT का चैप्टर नंबर 4 है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 12 का, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन के घर में कोई भी पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई थी और उसके अनुसार आज से फिर हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। और आप लोग इसको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि इसका परिभाषा क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। और ये आपका पहला टॉपिक है, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किए थे, तो हम ये बताए थे कि जो चार्ज होता है उसका 3 प्रॉपर्टीज होता है। जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और जब मोशन में रहता है तो 2 फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आज हम लोग जब चार्ज मोशन में आ जाता है, यानी जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करना शुरू करता है, तो उसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के जो भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं उसको ही हम लोग मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो किसके कारण, तो वो प्रोड्यूस हुआ करंट के कारण। और जो करंट है वह किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, तो वह हुआ चार्ज के कारण। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है किसके कारण हुआ है, तो यह चार्ज के कारण ही हुआ है। क्योंकि अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो सिर्फ एक ही फील्ड को प्रोड्यूस कर पाएगा, लेकिन अगर चार्ज मूव करता है, गति करता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता है, तो यह 2 फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जैसे में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब धीरे धीरे कंडक्टिंग वायर के अंदर ये जब चार्ज गति करना शुरू करता है तो इसके कारण करंट प्रोड्यूस हो जाती है। और जो करंट प्रोड्यूस होते हैं वो करंट को हम लोग, उसके कारण जो इफ़ेक्ट होता है, यानी जो फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो इसको क्या कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन current carrying conductive wire, the magnetic field produced around the wire. This effect is known as magnetic effect of current. यानी इसको अगर हिंदी में पढ़ना चाहें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी धारावाहिक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके इर्द गिर्द, यानी इसके चारों तरफ क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रभाव को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका कंडक्टिंग वायर और इसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे एक फील्ड है, यहाँ पे इसके दोनों तरफ यहाँ पे एक डॉट लिखा गया, यहाँ पे एक डॉट लिखा गया है। यहाँ पे दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, दोनों तरफ नहीं बोल सकते हैं बल्कि चारों तरफ बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ही जगह पे दिखा सकते हैं, इसलिए 2 जगह को बताया गया। लेकिन इसके चारों तरफ क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रभाव को ही हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब इसी पे आधारित एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता था ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। तो ये जो ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट है ये क्या है, तो इसको हम लोग समझेंगे। करें कि जो H.C. ओरेस्टेड थे, उनका नाम था H.C. ओरेस्टेड, उसका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। यानी उन्होंने 80-20 में
विद्युत धारा से संबंधित, यानी इसके जो विद्युत धारा होता है इससे संबंधित एक, इसके चुंबकीय प्रभाव से संबंधित एक नियम दिया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट करके एक नियम दिया था, और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। यानी इन 1980 सेंचुरी ऐसी ओरेस्टेड वाज डन बाय एक्सपेरिमेंट सो to show the magnetic effect of current. This experiment is known as ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब देखिए जो ये एक्सपेरिमेंट किए थे, एक्सपेरिमेंट कैसा था करा कि इस प्रयोग में ओरेस्टेड ने एक धारावाही चालक तार लिया AB, ठीक है, और एक बैटरी जिसका पोटेंशियल कितना हो V हो उसको लिया। फिर से इसी में एक स्विच लगा दिया गया था K, और एक परिवर्तनशील RS जिसको हम लोग रियो स्टेट बोलते हैं। ये मतलब जो रियो स्टेट होता है उसमें हम एक प्रकार का वो रेसिस्टेंस होता है, उसकी रेसिस्टेंस को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे हम लोग उसको रेसिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। यानी वो क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है। अब इस तरह से क्या किया गया है दिखा दिया गया। देखिए यहाँ पे एक बैटरी है और ये आपका स्विच है और ये आपके पास रियो स्टेट है, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रख दिया गया है। अब वो जो वैज्ञानिक थे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए। क्या करते थे कि कभी कभी इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग जगह पे वो करते थे, कभी इस वायर के इस साइड रखते थे, कभी इस साइड रखते थे। मतलब उन्होंने बहुत सारा कोशिश करने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया। बहुत सारा मेहनत लगा था इस एक्सपेरिमेंट को करने में। अब इसका जो कार्य श्रेणी है, मतलब किस तरह से ये काम करेगी कि हम लोग को पता चल जाए कि इसके कारण क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्योंकि हम लोग को तो प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि आखिर कैसे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी लेकर के और इसमें एक सर्किट के साथ इसको करंट फ्लो करा देते हैं, और यहाँ पे एक स्विच ले लेते हैं और यहाँ पे एक रियो स्टेट लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब स्विच को ऑन कर देते हैं तो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के चारों तरफ विद्युत, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही फ्लो होगा तो देख रहे हैं कि इसके कारण चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उसके इर्द गिर्द चुंबकीय कंपास रखने पर चुंबकीय सुई अपने मूल बिंदु से विचलित हो जाती है। यानी जो चुंबकीय नीडल होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है, अपने जो ओरिजिनल पाथ होता है उससे डेविएट होना शुरू हो जाता है। तो डेविएट होना शुरू होता है तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसके चारों तरफ क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस आधार पर एसी ओरेस्टेड ने कहा कि जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब उसके बाद वो इतना ही एक्सपेरिमेंट करके चले गए। इसके बाद से एम्पियर जी आए तो उन्होंने एक तैरने का नियम दिया, और उस नियम को हम लोग बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। यानी एम्पियर ने एक तैरने का नियम दिया था, और ये नियम क्या था, तो एम्पियर ने कहा था कि विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव से संबंधित एक एक्सपेरिमेंट किया, और इसमें उन्होंने क्या कहा कि इस नियम में जब कोई धारावाही चालक तार के ऊपर तैरता है, यानी यहाँ पे इसके चारों तरफ, मान लीजिए कि यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर है और इसके आगे एक आदमी क्या कर रहा है, तैर रहा है इसके ऊपर। तो ऊपर तैरता है, तो यदि एक चुंबकीय कंपास उसके दाहिने हाथ की ओर रखा जाए तो क्या होगा, दाहिने हाथ की ओर रखा जाए तो क्या होगा, विद्युतीय सुई का उत्तरी ध्रुव बाएं हाथ की ओर घूमेगा। यानी यहाँ पे देखिए ये जो कंपास है इसका दो गो पोल होता है, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। यानी जब यहाँ पे हम रखेंगे तो एक हमारा जो पोल होगा अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, यानी दाहिने हाथ की ओर। तो इधर हो गया दाहिने हाथ,
दाहिने हाथ की ओर क्या करेगा, घूम जाएगा। ठीक है, तो इस नियम को हम लोग बोलते हैं एम्पियर का स्विमिंग रूल। अब इसी तरह से जब हम आगे आएंगे तो फिर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इधर की ओर होगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये नीडल कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ठीक है, इसके बाद से इतना कह कर ये चले गए। फिर से एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या किया, तो उन्होंने एक स्क्रू ड्राइवर लिया, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ को खोलना बहुत पसंद था। तो किसी भी डिवाइस को खोल करके देखते थे कि इसके अंदर क्या है, किस तरह से बनाया गया है। तो जो मैक्सवेल जी थे, इन्होंने क्या किया, एक स्क्रू ड्राइवर लिया और उस स्क्रू ड्राइवर से क्या किया घुमाया, तो देखा कि जो धारा की दिशा होती है, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट की दिशा होती है, उस दिशा में बढ़ता हुआ अगर अंगूठा को क्या किया जाए, धारा की दिशा में रखा जाए, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया आपका स्क्रू और ये हो गया आपका स्क्रू ड्राइवर। तो जो ये वाला है नीचे वाला, ये हो जाएगा आपकी धारा की दिशा। ठीक है, और जो ये घूम रही है ये क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हो जाएगी। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि जो दाएं हाथ होता है उसका अंगूठा का नियम जो होता है ऐसे ही वो भी होता है। तो वो क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा को दाहिने हाथ के अंगूठे की ओर सीधी हो, तो मुड़ी हुई जो उंगलियां होती है वो चुंबकीय बल रेखाओं को सूचित करेगी। जैसे ये वाला आपका अंगूठा है और ये मुड़ी हुई उंगलियां, सॉरी यहाँ पे जो फिगर बनाया गया है उतना परफेक्ट नहीं है, लग रहा है कि पोलियो मार दिया हाथ में, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका अंगूठा और ये हो गया मुड़ी हुई उंगलियां। तो ये क्या करेगी, जो ये अंगूठा होगा ये धारा की दिशा को बताएगी और जो ये मुड़ी हुई उंगलियां है ये चुंबकीय बल रेखाओं को बताएगी। तो इस नियम को हम लोग बोलते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट। जैसे वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके बताया कि किस तरह से इस इफ़ेक्ट को हम लोग समझ सकते हैं। अब इसके जो भी इफ़ेक्ट के कारण जो क्वांटिटी हम लोग के सामने आती है, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी चुंबक में पोल होता है और वो जो पोल का पॉइंट होता है, पोल जिस बिंदु पे कंसंट्रेट होता है, वहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी विद्युतीय चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है और उसके कारण क्या होते हैं, तो फोर्स लगते हैं। तो जो बल लगता है वो जिस पॉइंट से लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चुंबक को रखने पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का क्या हो, महसूस करे, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स का महसूस करे, तो वो जितना भी क्षेत्र होगा सभी क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोल सकते हैं। जैसे किसी राज्य की राजधानी होता है तो उस राजधानी के अंदर अगर कोई भी काम हो रहा है या गलत हो या सही हो, सब राजा को पता चलता है। तो वो जो राजा हैं उनको मान लेते हैं कि एक चुंबक है और जो उसके चारों ओर जो उनका राज्य है वो मान लेते हैं उनका क्षेत्र है। तो उसके अंदर कोई भी कार्य हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, अगर यहाँ पे हम माने तो अट्रैक्शन और रिपल्सन तो कोई भी हो, तो उसके अंदर ही उनके कारण ही क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। राजा चाहेंगे तो अच्छा काम होगा और चाहेंगे तो खराब काम होगा। ठीक है, तो उनके जितना भी राज्य होता है उस क्षेत्र को ही हम लोग मान लेंगे चुंबकीय क्षेत्र। यानी कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे चुंबक को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है तो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका मात्रक टेस्ला होता है जिसे टी से हम लोग सूचित करते हैं और इसका जो डायमेंशन होता है वो m l के पावर 2 a इन्वर्स यानी एम्पियर इन्वर्स होता है।
ठीक है। यह एक सदिश राशि है क्योंकि ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होता है। अगर कोई सीबीएसई का स्टूडेंट अगर लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट विच एक्सपीरियंस अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स ऑन अदर मैग्नेट इन इट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे में यहाँ पे एक चुंबक है और इस चुंबक के चारों ओर बहुत सारे चुंबक को रखे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चुंबक के कारण ये N है और S है, तो इसके कारण अट्रैक्शन लगेगा। अगर इसके और इसके बीच में देखेंगे तो सेम पोल होगा तो रिपल्सन और डिफरेंट पोल होगा तो अट्रैक्शन। तो इस चुंबक के इतना क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र में कोई भी दूसरा चुंबक रखेंगे तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स लगेगा, और इस वाले एरिया को ही हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये, इसको हम लोग डॉट मैग्नेटिक फील्ड भी और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। तो ये कैसे, अभी हम लोग पढ़े थे कि जब किसी कंडक्टिंग वायर में क्या होता है कि करंट प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी कंडक्टिंग वायर है, उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो वह कितने तरह के मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड बताए गए हैं। पहला नंबर है डॉट मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा आपके पास है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा इसको हम लोग समझते हैं। करें कि जब किसी सतह के सापेक्ष, यानी मान लीजिए कि ये सरफेस है, कागज़ एक सरफेस है, और इस कागज़ सरफेस के सापेक्ष यानी इसके रिस्पेक्ट में अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक करंट सतह के लंबवत ऊपर की ओर, यानी उसके वो परपेंडिकुलर ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है, तो इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को डॉट कहते हैं। यानी यहाँ पे मान लीजिए कि ये सतह पे हमको देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि इसके ऊपर क्या कर रहा है, इस सतह के परपेंडिकुलर एक कंडक्टर रखे हैं और उस कंडक्टर से नीचे से ऊपर की ओर करंट फ्लो हो रहा है। तो इस सरफेस पे देखेंगे कि कौन सा फील्ड होगा, तो इस सरफेस पे डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो इस सरफेस पे देखा गया है कि डॉट इसका कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये देखिए, ये नहीं देखा गया कि इसके इस तरफ या इस तरफ, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। कई बच्चों को ये भ्रम में हो जाएगा कि इसके इधर डॉट होगा कि क्रॉस होगा, इसके इधर डॉट होगा कि क्रॉस होगा। तो ये हम सब बताएंगे कि किधर डॉट होगा किधर क्रॉस होगा, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड करें कि जब किसी सतह के सापेक्ष किसी धारावाही चालक तार में इलेक्ट्रिक करंट सतह के परपेंडिकुलर नीचे की ओर क्या होता है, फ्लो करता है, तो उससे जो प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है क्रॉस। आप एनसीईआरटी के बुक में देख भी सकते हैं, पेज नंबर 2 या 3 पे दिया गया है। अब देखिए, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की ओर जाएगा तो डॉट, नीचे की ओर आएगा तो क्रॉस, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कुछ विशेष पॉइंट होता है कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यह किस पे निर्भर करेगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो धारावाही चालक तार में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, यानी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है किस पर डिपेंड करेगी, तो जो करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है इसके करंट पे। ठीक है। दूसरा, अगर विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है, परंतु घटाने पर क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी जितना हम फ्लो कराएंगे इलेक्ट्रिक करंट उतना दूर दूर तक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन उसी करंट को अगर कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा। उसी तरह से है कि इलेक्ट्रिक करंट की दिशा बदलने से, यानी करंट की अगर दिशा बदल दिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी बदल दी जाती है, यानी अपने आप बदल जाएगा। जैसे ऊपर की ओर अभी फ्लो करा रहे थे तो डॉट आया था, अगर उसी करंट को नीचे की ओर फ्लो करा दिए तो क्रॉस हो गया। यानी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चेंज
then magnetic field will be also changed. नेक्स्ट करा कि डॉट प्रोडक्ट यानी जो करंट होगा अपवर्ड्स होगा, अपवर्ड्स का मतलब ऊपर की ओर, तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड्स होगा यानी नीचे की ओर होगा तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसके बाद से यहाँ पे एक बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छा नियम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बायो सॉर्ट का नियम। यानी जो बायो और सॉर्ट है दोनों एक ये प्रकार का नियम है, और इस नियम के अनुसार हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए बायो सॉर्ट का नियम। ये नियम काफ़ी उपयोगी भी है, एग्ज़ाम के दृष्टि से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। करें कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी कोई भी करंट कंडक्टिंग वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको पहले हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर चुके हैं और समझ चुके हैं कि जब किसी भी कंडक्टिंग वायर में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बायो और सॉर्ट ने एक नियम प्रतिपादित किए जिसे हम बायो सॉर्ट का नियम कहते हैं। अब ये जो नियम था ये किसके लिए था, तो मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, करें कि किसी धारावाहिक चालक तार के कारण, यानी जो करेक्ट कंडक्टिंग वायर है उसके कारण, जैसे यहाँ पे देखिए ए से बी ये क्या है, देखिए तो इस कंडक्टिंग वायर के देखा जाए इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, आई है। तो सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट बोले थे, वो जो स्टेटमेंट था वो क्या था, सबसे पहले ये बोले थे कि चुंबकीय क्षेत्र बी उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी इसमें जो फ्लो करने वाला करंट होता है तो इसमें फ्लो करने वाला करंट कितना है, आई। तो करें कि इसके कारण अगर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसमें फ्लो करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट। नेक्स्ट करें कि किसी चालक की लंबाई, मान लीजिए कि किसी चालक की लंबाई, यानी ये जो चालक तार है इसका छोटा सा एक लंबाई लेते हैं dl। ठीक है, पूरा हम ले सकते हैं, ए से बी भी ले सकते हैं, लेकिन अभी क्या किए एक छोटी सी लंबाई ली है। तो ये जो लंबाई है, देखिए किसी चालक की लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यानी द लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। तो इसके कारण ये क्या होते हैं, जो उत्पन्न होने वाले क्षेत्र होते हैं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद है किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण, यानी जो फ्लो करने वाला करंट के कारण पी बिंदु पर जो प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके जो दूरी होगा, यानी जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट कंडक्टिंग वायर टू पॉइंट पी, यानी जहाँ पर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वहाँ से चालक की बीच की जो दूरी होती है आर, इसके वर्ग के समानुपाती होता है। तो तीन चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे। पहला नंबर कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम
करंट कैरिंग कंडक्टिव वायर टू पॉइंट पी। एंड नेक्स्ट, किसी चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dl लंबाई के स्पर्शीय सदिश यानी जो इसके टेंजेंटियल वेक्टर होगा, इस वेक्टर के और इसके बीच का जो एंगल है यानी स्पर्शीय सदिश r दिशा वाले दूरी के बीच की जो कोण होगा यानी इसके ज्या के समानुपाती होगा, मतलब साइन थीटा के समानुपाती होगा। यानी यहाँ पे एक वायर दे देंगे, एक वायर का जो डायरेक्शन होगा, इस वायर के स्पर्शीय रेखा में जो डायरेक्शन होगा और ये जो r होगा, इस दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका थीटा लेंगे। डेट इज़ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब सभी कथन को हम लोग एक साथ लिखे हैं, सभी स्टेटमेंट को। पहला नंबर जो स्टेटमेंट था वो क्या था, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। उसके बाद से क्या था, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी एल। उसके बाद से क्या था, साइन थीटा। फिर उसके बाद से क्या था, आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे देखिए ये इसका स्पर्शीय सदिश है और ये आर है और इसके दोनों के बीच का एक कोण थीटा है। तो हम लिख सकते हैं बी बराबर, अब यहाँ पे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आ जाता है के, और उस कांस्टेंट के का वैल्यू कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। और यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यहाँ पे लिखा गया आर का वैल्यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड कंडक्टिंग वायर। आई क्या है, फ्लो ऑफ करंट है। साइन थीटा क्या है, जया बिटवीन डिस्टेंस एंड पोजीशन वेक्टर। और डीएल क्या है, शॉर्ट लेंथ माने छोटा सा लेंथ। तो यहाँ पे बायो शॉर्ट का जो नियम था वो क्या है, बी बराबर के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे म्यू नॉट है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू एम हो जाएगा परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, म्यू आर हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी और म्यू नॉट को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। कह कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी बिंदु पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे जो करंट फ्लो रहा है वो 3 एम्पियर का है और यहाँ से और यहाँ के बीच की जो लेंथ है वो कितना है, 2 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, 3 मीटर है। तो यहाँ पे डीएल का वैल्यू कितना है, 2 मीटर। अच्छा, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो डीएल का वैल्यू 2 मीटर, आर का वैल्यू 3 मीटर, आई बराबर 3 एम्पियर है। जो थीटा का मान है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू कितना था, 10⁻⁻7 और ये हो जाएगा आई का वैल्यू 3 एम्पियर। डीएल का वैल्यू है 2 मीटर, साइन 90 डिग्री और आर का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 2 6 और यहाँ पे साइन 90 का 1 और यहाँ पे 3 3 9। तो यहाँ पे इसको जब कटाएंगे तो हो जाएगा 3 2 6 और 3 3 9 यानी 2/3। तो हो जाएगा 2/3 × 10⁻⁻7। तो हो जाएगा, इसको अब कटाएंगे तो हो जाएगा 0.66 × 10⁻⁻7। तो इसको अगर हम साइंटिस्ट संकेत में लिखे तो क्या हो जाएगा, 6.6 × 10⁻⁸ टेस्ला, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका वैल्यू होता है टेस्ला, इसका यूनिट होता है टेस्ला। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल फिर आएंगे अगले यूनिट को लेकर के, इसी में जो अगला आगे का जो भाग होगा उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल जिससे ऑनलाइन ट्यूटर्स में, और इसी तरह से वीडियो का लाभ उठाएं, क्योंकि इस साल तक लॉकडाउन में खुलने वाला नहीं है। और जैसा कि बिहार बोर्ड का लगातार न्यूज़ आ रहा है कि अब अक्टूबर में स्कूल खोलेंगे, तो अभी तो कोई इसका
आशा नहीं है कि खुलेगा, फिर भी आप लोग इसका तैयारी करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।